क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पदार्थों की पृथक्करण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का पृथक्करण करने की आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में उसका माप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव्य और गैस में कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता है, उसे समझेंगे। अब हम देखेंगे कि पृथक्करण की विधियाँ कौन-कौन सी है। पहला, हस्तचयन विधि। इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। हस्तचयन विधि में हम समझेंगे ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती है। ऐसे स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। अब हम थ्रेसिंग के बारे में समझेंगे। आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। सूखे पौधों से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अणकण लगे रहते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठरों पर लगे अणकणों की संख्या की कल्पना कीजिए। किसान अणकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। किसान इस तरह से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग का उपयोग करते हैं। थ्रेसिंग सूखे पौधों की डंडियों से अणकणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। इस प्रक्रम में डंडियों को पीटकर अणकणों को पृथक किया जाता है। निष्पावन वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि को निष्पावन कहा जाता है। साधारणतया इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी कणों से पृथक करने के लिए किया जाता है। निष्पावन में भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अणकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य कई प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। चौथा, चालन विधि। छननी द्वारा अशुद्धियों को पृथक करने की विधि को छननी द्वारा अशुद्धियों को पृथक करने की विधि को चालन कहते हैं। अब हम समझेंगे जैसे कि कभी-कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। जैसे चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। उनको हम निम्न विधियों द्वारा दूर करते हैं। पहला, अवसादन, दूसरा निस्तारण, तीसरा निस्यंदन। अवसादन विधि को समझेंगे। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। निस्तारण अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। तीसरा, निस्यंदन फिल्टर पत्र द्वारा अशुद्धियों को दूर करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं।
जैसे जल में नमक मिल जाने से जल से हम नमक कैसे निकालेंगे, इस विधि के लिए वाष्पन का प्रयोग किया जाता है। तो हम वाष्पन को समझेंगे। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस विधि द्वारा हम लोग समुद्र से नमक भी निकालते हैं। समुद्र के जल को एक जगह रख देते हैं और उसमें ऊष्मा देते हैं तो जल उड़ जाता है और नीचे में नमक बैठ जाता है। फिर उसको अनेक विधियों द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है, तब हम नमक का उपयोग अपने खाने में कर पाते हैं। संतृप्त विलयन: जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता न हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक को जल में इतना अधिक मिला दिया जाए जिससे कि नमक और अधिक जल में न घुल सके, तो वो नीचे तली में नमक बैठ जाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये अब संतृप्त विलयन हो चुका है। अब हम इस चैप्टर्स के दिए गए क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण दीजिए। पहला उत्तर, किसी पदार्थों का उपयोग करने से पहले हमें उसमें से हानिकारक या गैर उपयोगी पदार्थों को अलग करना होता है जो इसके साथ मिश्रित हो सकते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त अवयव सुविधापूर्ण तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हम हस्तचयन विधि द्वारा गेहूं, चावल या दाल से गंदगी, पत्थर और भूसी के टुकड़ों जैसी थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करते हैं। चावल या दाल को पकाने से पहले आमतौर पर धोया जाता है। जब हम इनमें पानी डालते हैं तो धूल और मिट्टी के कणों जैसे अशुद्धि अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है, किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को वायु के झोंकों द्वारा पृथक करने की विधि को निष्पावन कहते हैं। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर है, हस्तचयन विधि द्वारा। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को हस्तचयन विधि द्वारा पृथक करेंगे। चालन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग होता है? हम लोग इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही चालन, हस्तचयन विधि और निष्पावन विधि और तरह तरह की विधियाँ को समझ चुके हैं। उत्तर और इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। अलग अलग आकारों के मिश्रण के घटकों को छानने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं। छलनी सामान्य आकार वाले अवयवों को छेद से होकर गुजरने देती है, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ छलनी में ही रहती है। आटा मिलों में आटे से अनाज के टूटे कणों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग निर्माण स्थलों पर रेत और सीमेंट के मिश्रण से छोटी गांठों को अलग करने के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करेंगे? इसका उत्तर है, रेत और जल को उनके मिश्रण से अलग करने के लिए हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। पहला, एक कंटेनर में कुछ समय के लिए मिश्रण छोड़ दें। दूसरा, कंटेनर के तल पर रेत जम जाती है, इसे अवसादन कहते हैं। तीसरा, पानी को धीरे से एक दूसरे कंटेनर में डालें, इसे निस्तारण कहते हैं। चौथा, हम रेत के बारीक कणों को हटाने के लिए फिल्टर पेपर का उपयोग भी करते हैं।
उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे निस्यंदन कहते हैं। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कहते की जगह खाते हैं, तो प्लीज़ आप सुधार लें। क्वेश्चन नंबर 6, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ, तो आप इसे कैसे करेंगे? आटे और चीनी के मिश्रण से हम चालन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे। किसी छलनी का प्रयोग करके चालन विधि के माध्यम से आटे के साथ मिश्रित चीनी को अलग किया जा सकता है। जब हम छलनी का उपयोग करेंगे तो छलनी से आटा नीचे गिर जाएगा, सॉरी, और चीनी ऊपर में रह जाएगा, छलनी के ऊपर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? इसका उत्तर है, पंकिल जल से साफ पानी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरणों की आवश्यकता होती है। पहला, एक कंटेनर में पंकिल जल डालकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद कंटेनर के नीचे अशुद्धियाँ जमा हो जाती है। इस प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। तीसरा, ऊपरी परत साफ पानी की है, इसे दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। चौथा, महीन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे फिल्टर पेपर की मदद से फिर से छान लेते हैं। इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रिक्त स्थानों को भरिए। क, धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। ख, किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। ग, समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। घ, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती है। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क, दूध और जल के मिश्रण को निस्यंदन द्वारा पृथक किया जाता है। असत्य है। नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं। असत्य है, क्योंकि चालन विधि द्वारा अलग करते हैं। चाय की पत्तियों को चाय से पृथक निस्यंदन द्वारा किया जाता है। असत्य है। अनाज और भूसे को पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है। असत्य है, इसे थ्रेसिंग विधि द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जल में चीनी तथा नींबू का रस मिलाकर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर इसे ठंडा करना चाहते हैं। इसके लिए शिकंजी में बर्फ चीनी घोलने से पहले डालेंगे या बाद में? इस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। इसका उत्तर है, हमें बर्फ डालने से पहले चीनी घोलना चाहिए। ठंडे पानी की तुलना में चीनी गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। हम पानी में बर्फ मिलाने से पहले अधिक चीनी घोल सकते हैं। इस प्रकार क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 समाप्त हुआ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।